प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के तीसरे चैप्टर इंडो चाइना के बारे में। ये इंडो चाइना के बारे में है जो वियतनाम और लाओस और कंबोडिया से संबंधित इलाका है। हम लोगों ने अभी तक यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा है। अब हमारा टॉपिक इंडो चाइना आ चुका है और इंडो चाइना के टॉपिक में हम लोग इसके उपनिवेशवाद, इसके राष्ट्रवाद जैसे टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडो चाइना या हिंद चीन 3 देशों से मिलकर बना हुआ है। ये 3 देश कौन कौन से? 3 देश है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। आप यहाँ पे देख सकते हो ये कौन कौन से 3 देश हैं। तो ये हुआ करता था थाईलैंड का इलाका जिसको पहले वियतनाम कहा जाता था। ये लाओस है और ये वियतनाम, लाओस और कंबोडिया 3 इलाके आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये वियतनाम है, ये लाओस और कंबोडिया, तीनों के तीनों इलाके हैं जो जिनको आपस में मिलाकर क्या कहा जाता है? ये तीनों इलाके आपस में मिलकर क्या कहलाते हैं? यही तीनों इलाकों को क्या कहा जाता है? हिंद चीन कहा जाता है। इनको भी मिला लेते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे शक्तिशाली राजा या चीनी साम्राज्य के लोगों का निवास हुआ करता था। कुछ क्षेत्र में चीन का प्रभाव और कुछ क्षेत्र में हिंदुस्तान का प्रभाव होने के कारण इस क्षेत्र का नाम इंडो चाइना या हिंद चीन दे दिया गया। हिंद चीन का इतिहास हमेशा से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहा है। यहाँ पर कई बहुत ही अलग अलग किस्म के चीनी साम्राज्य के लोगों का वर्चस्व रहा है और आपको यहाँ पर अलग अलग किस्म के राजाओं का भी स्वरूप देखने को मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक, जिसमें अब हम लोग हिंद चीन के आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय जो थे वो पुर्तगाली थे और उनके आने का रास्ता बहुत ही सिंपल था, क्योंकि वियतनाम जो था वो दुनिया के सबसे बड़े समुद्री मार्ग सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था। ये वियतनाम का इलाका दुनिया के सबसे बड़े सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था। इसीलिए पुर्तगाली 16वीं शताब्दी में जब भारत की खोज हो गई उसके बाद यहाँ पहुंचे थे। इनका मेन पर्पस क्या था? व्यापार करना था। जैसा कि आपको सभी पता है, सारे के सारे जितने भी जैसे पुर्तगाली हो, डच हो, ब्रिटिश हो या फ्रांस हो, जितनी भी कंपनियां आती थी, जितनी भी यूरोपीय देश आते थे ना, जितने भी देश आते थे, उनका मुख्य काम होता था कि भारत में आकर या फिर भारत के इलाकों में आकर या व्यापार करना। बस इनका मेन पर्पस व्यापार करना होता था। तो पुर्तगाली है, आपको पता होगा भारत की भी खोज पुर्तगालियों ने की थी। पुर्तगालियों के बाद कई सारे यूरोपीय कंपनियां आने लगी, जैसे डच, स्पेनिश, फ्रेंच, अंग्रेज लोग का आगमन लगातार होते रहा। इनमें फ्रांसीसियों को छोड़कर किसी ने भी भारत में या फिर इंडो चाइना में रहकर अपनी जमीन खरीदकर राजनीतिक प्रभाव करने की कोशिश नहीं की। लेकिन फ्रांस जो था वो हर जगह जहां गया है, वो इंडो चाइना में ही नहीं, इसके अलावा और भी कई सारे देशों में जहां फ्रांस गया है वहां पर वो जमीन खरीद कर सक्रिय रहने की कोशिश करते रहता है। 17वीं शताब्दी में बहुत ही व्यापारी और बहुत सारे पादरी का मतलब ईसाई धर्म के पुजारियों को पादरी कहा जाता है, हिंद चीन पहुंच गए थे। ये लोग बहुत सारे पादरी लोग हिंद चीन पहुंच गए। 18वीं शताब्दी के मध्य में वे हिंद चीन की राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे थे और सन 1747 के बाद फ्रांस अन्नाम, एक स्पेशल इलाका है अन्नाम, वहां पर यहाँ पर है अन्नाम। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको अन्नाम दिखाई देगा इस इलाके में, और इस इलाके के ऊपर ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया था फ्रांसीसी लोगों ने, इस आशा के साथ कि फ्रांस के राजनीतिक संबंध शुरू किए जाएंगे कि बड़े पैमाने पर आराम। और उसके बाद इन लोगों का मेन पर्पस क्या था कि ये लोग राजनयिक संबंध स्थापित कर ले और स्थापित करके बड़े पैमाने पर व्यापार करना शुरू कर सके। 1787 में
कोचिन चीन, एक फ्रांस की जगह है जिसका नाम है कोचिन चीन। कोचिन चीन और फ्रांस के बीच में संधि हुई। कोचिन चीन के राजा ने फ्रांसीसियों की सहायता से अपने राज्य में हो रहे सारे विद्रोह को दबा दिया और इसके वजह से फ्रांस का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया और आस पड़ोस के इलाके पर अब फ्रांसीसी शक्तियों का आगमन दिखाई देने लगा। और आप कह सकते हैं कि आपको क्या दिखाई देने लगेगा? आप तुरंत फ्रांस का उपनिवेशवाद दिखाई देने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। उससे पहले आप ये समझ जाइए कि फ्रांस का जो भी इलाका था वो आस पड़ोस के इलाकों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित रहा करता था। तो कहने का मतलब है कि जो जितने भी फ्रांस के छोटे छोटे व्यापारी यहाँ हुआ करते थे या आया करते थे, उनका मेन पर्पस ये था कि वो फ्रांस का प्रभाव बढ़ा दें और फ्रांस के प्रभाव को बढ़ाकर आस पड़ोस के इलाके में अपने अंदर के अपने स्वरूप को छोड़ सकें और फ्रांस के चीजों का फैलाव कर सके। अब अगला टॉपिक है हिंद चीन की शासन व्यवस्था। हिंद चीन की शासन व्यवस्था, कोचिन चीन। आप पहले देखिए कोचिन चीन कहाँ है। ये है कोचिन चीन। कोचिन चीन पर किसका शासन रहता था? तो कोचिन चीन पर फ्रांस का प्रत्यक्ष शासन रहता था। वो हिंद चीन के अलावा हिंद चीन पर के और भी 4 इलाके थे, जैसे तोंकीन, अन्नाम, कंबोडिया और लाओस। तब देखिए ये रहा तोंकीन, ये रहा अन्नाम, ये रहा कंबोडिया और ये रहा लाओस। तो कितने इलाके दिखाई दे रहे हैं आपको? 4 इलाके दिखाई दे रहे हैं। ये है तोंकीन, अन्नाम, कंबोडिया और लाओस। ये चारों इलाके दिखाई दे रहे हैं। ये चारों के चारों इलाके पुराने राजवंश के प्रभाव से प्रभावित थे। कोचिन चीन पर फ्रांस का शासन देखने को मिलता था, लेकिन 1, 2 और 3 और 4 इलाकों पर किसका अधिकार देखने को मिलता था? इन चारों इलाकों पर किसका अधिकार देखने को मिलता था? तो ये पुराने राजवंश रहते थे। लेकिन फ्रांस उन पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करता था और उन पर नियंत्रण रखने के लिए उसने रेजिमेंट बनाए थे। रेजिमेंट का मतलब क्या होता है? तो ये एक सेना की टुकड़ी होती है, उसको बनाया था। फ्रांस का उद्देश्य हिंद चीन को फ्रांसीकरण करना था। कहने का मतलब है कि पूरे के पूरे हिंद चीन पर कब्जा करके फ्रांस का उद्देश्य था कि इस इलाके पे पूरा का पूरा फ्रांस का अधिकार छोड़ दिया जाए। और वह इसीलिए यहाँ के शिक्षा का माध्यम भी इन लोगों ने चेंज कर क्या बना दिया? फ्रेंच भाषा बना दिया। सारे के सारे सरकारी काम कौन से लैंग्वेज में लगे? तो फ्रेंच में लगे। ईसाई धर्म के प्रचार का भी बहुत ज्यादा जोर दिया जाने लगा। फ्रांस ने जब हिंद चीन को उपनिवेश बनाया तो उसके उपनिवेश बनाने के कुछ मुख्य उद्देश्य थे। उसका सबसे पहला मुख्य उद्देश्य ये था कि वो अपनी व्यापारिक सुरक्षा स्थापित करना चाहता था। फ्रांस हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाना इसलिए चाहता था क्योंकि डच और फ्रेंच कंपनियां जो थी वो और भी कई सारे देशों पर कब्जा कर चुकी थी, लेकिन फ्रांस के पास कोई बढ़िया नहीं था इलाका। इसीलिए फ्रांस ने इंतजार किया और फ्रांस को जैसे ही हिंद चीन का इलाका मिला उसने इस पर अपना प्रभाव बनाने की कोशिश की, क्योंकि उसको किस किस से कंपटीशन करना था? उसको ब्रिटिश कंपनी से, उसको डच कंपनी से कंपटीशन करना पड़ रहा था। आर्थिक कारण भी थे, उसको पैसे भी कमाने थे। वियतनाम एक पूरा का पूरा वियतनाम का इलाका जो था ये पूरा का पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कि कृषि प्रधान देश था। तो चीन से सटे हुए सारे राज्य जितने भी थे उनमें खनिज संसाधन जैसे कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन इत्यादि बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे। इनका उपयोग करके चीन अपने उद्योग में करता था और उससे धनी बनना चाहता था। वियतनाम में चावल और रबर का भी बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। इसी कारण से कह सकते हैं कि वियतनाम पर कब्जा करने की मुख्य कोशिश थी। साथ ही साथ जितने भी वियतनामी लोग थे उन पर अपनी सभ्यता का प्रभाव छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए फ्रांसीसियों ने हिंद चीनियों को यूरोपीय सभ्यताओं का अवगत कराया और वो साथ ही साथ चाहते थे कि यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार भी होता रहे। आप देख सकते हैं अलग अलग इलाकों पर फ्रांस ने अलग अलग वक्त पे कब्जा किया, जैसे तोंकीन, लाओस, कंबोडिया, अन्नाम, कोचिन, इन सभी इलाकों पर फ्रांस ने कब्जा कर रखा था। तो इसका मतलब क्या? तो इन सभी इलाकों पर फ्रांस ने अपने उपनिवेश बना लिए थे और उपनिवेश बनाकर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। अब अगला टॉपिक शुरू होता है। अब जब फ्रांस ने पूरे के पूरे इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया तो इसका मतलब था कि अब पूरे के पूरे फ्रांस के द्वारा वहां पर शिक्षा नीति वगैरह में भी सब में भी बदलाव किया जाएगा। तो इसीलिए जब फ्रांस ने अपना उपनिवेश बना लिया उसको इंडो चाइना को, तो इंडो चाइना की शिक्षा नीति में बदलाव करना शुरू कर दिया। स्थानीय भाषा या फिर चीनी भाषा में शिक्षा जो लोग ले रहे थे
उन लोगों को फ्रांसीसियों ने अब फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा देना शुरू कर दिया, फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। और फ्रांसीसियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत थी ताकि वो क्या कर सके, उनके लिए काम कर सके। तो ज्यादा आधुनिक शिक्षा दी गई, जो भी उन लोगों को पहले से शिक्षा दी जाती थी, धर्म, संस्कृति या परंपरा, उन सभी को नष्ट कर दिया गया, उन सभी बातों को नष्ट कर दिया गया और उनकी सारी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को बेकार माना गया। ऐसा कहा जाने लगा कि जब विकास की बारी आती है तो परंपराएं वगैरह बेकार चीज हो जाती है, ऐसा फ्रेंच लोगों का मानना था। इसीलिए फ्रांसीसी लोगों ने अपने स्कूल बनाए और फ्रांसीसी लोगों ने शिक्षा देने के लिए कई सारी पुस्तकें लिखी। इन किताबों में सिर्फ और सिर्फ फ्रांसीसियों का गुणगान किया गया था और उपनिवेशिक शासन को वियतनामियों के हित में बताया गया था। ऐसा बताया गया था कि जितने भी वियतनामी लोग हैं, इन लोगों के ऊपर तो भलाई की जा रही है कि इन लोगों के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रांसीसी लोग क्या कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। उपनिवेशिक शासन को वियतनामियों के हित में बताया गया और कहा गया कि किताबों में फ्रांसीसियों को ही विशेष तौर पर एक विशेषता दी गई। ये सब भी कहा जाने लगा कि दूसरे वियतनामी लोगों को पिछड़ा कहा जाने लगा, असभ्य कहा जाने लगा। ऐसा कहा जाने लगा कि जो लोग शारीरिक मेहनत करते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ किस काम के लिए बने हैं, शारीरिक मेहनत के लिए बने हैं। इन लोगों के पास दिमाग की शक्ति नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए बने हैं, खेती के लायक है, लेकिन शासन नहीं कर पाएंगे, ऐसा सिखाया जाने लगा। फ्रांसीसियों ने यह कहने लगा कि वियतनामी लोग किसके लिए बने हैं, सिर्फ और सिर्फ खेती के लिए बने हैं, इन लोगों की ये लोग शासन नहीं कर सकते। तो इस व्यवस्था के बाद वियतनामी लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा गुस्सा बढ़ने लगा और वियतनामी लोगों के बीच में हम थोड़ा थोड़ा विरोध अब देख पाएंगे। अब जब आपने देख लिया कि वियतनामियों को सिर्फ और सिर्फ खेती करने के लायक बताया जाने लगा, शासन करने के लायक नहीं, तो धीरे धीरे वियतनामी लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा और वियतनामी लोगों को धीरे धीरे इसका विरोध करने लगेंगे। वियतनामी शिक्षक और छात्रों ने शिक्षा के इस परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नहीं किया। कोई भी नहीं मान सकता हमारे ही देश में आके कोई अगर ऐसा कहना शुरू कर दे कि आपकी शिक्षा व्यवस्था एकदम घटिया है, हम लोग सबसे बेहतर है, तो विरोध तो होगा ही और विरोध भी होना शुरू हो गया। कहीं कहीं तो विरोध प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई देने, एकदम सामने सामने दिखाई देने लगा, एकदम सामने सामने प्रत्यक्ष तौर पर। कहीं कहीं इसका विरोध शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, लेकिन इसका विरोध हर जगह चालू था। फ्रांसीसी गुणगान करने वाली जितनी भी किताबें थी उन सभी का विरोध होने लगा और धीरे धीरे इतना विरोध होने लगा कि लोग उपनिवेशवाद का पूरे के पूरे फ्रांस का ही विरोध करना शुरू कर दिया। इसलिए छात्रों ने कई सारे राजनीतिक संगठन बनाए। यंग अन्नान एक दल है जो कहाँ का होगा, अन्नान देश का होगा, यंग अन्नान दल था और यह ऐसी करके कई सारी पार्टियां भी बनाई गई। वे अन्नानी स्टूडेंट यानी कि अन्नान के रहने वाले सभी स्टूडेंट के लिए पत्रिका निकालने लगे जिसमें राष्ट्रवाद पता है क्या होता है, राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता जैसी चीजों पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रवाद हम लोगों ने पहले चैप्टर में बहुत ज्यादा चर्चा की है इस टॉपिक पे। चलिए अब शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। अब जब हमने देख लिया कि फ्रांस के जो छात्र थे उन छात्रों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया, चीनियों का विरोध, फ्रांसीसियों का विरोध करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब था कि फ्रांस में अब राष्ट्रवाद या आधुनिकीकरण जैसी चीजें दिखाई देने वाली थी। फ्रांसीसी लोग उपनिवेशवाद का विरोध करते हुए राष्ट्रवादी होने का मतलब तलाश रहे थे, लेकिन फ्रांसीसी उपनिवेशवाद से आजाद होकर सारे के सारे लोग चाहते थे कि वो राष्ट्रवादी हो जाए। लेकिन इसीलिए उनके अलग अलग बुद्धिजीवियों की सलाह लेना शुरू कर दी, वो अलग अलग तेज लोगों की सलाह लेना शुरू कर दी। उनका कहना था कि अगर आपको पश्चिमी सभ्यता से मुकाबला करना है तो अपनी संस्कृति, वियतनाम की संस्कृति को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और इसीलिए राष्ट्रवाद के लिए, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था कि राष्ट्रवाद तो आएगा लेकिन राष्ट्रवाद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रवाद के लिए आपको वियतनाम का आधुनिकीकरण करना होगा, वियतनाम को और ज्यादा मॉडर्न करना होगा। पहले से तो वियतनाम जितना मॉडर्न है ही, लेकिन उसको अब और भी ज्यादा मॉडर्न करना होगा। इस तरीके की सोच वाले दो लोग कौन थे, फान बोई चाउ और फान चू त्रिन, दो वियतनाम के महान राष्ट्रवादी नेता थे। जैसे भारत के गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू थे, वैसे ये फ्रांस के वियतनाम के शुरुआती किस्म के दो महान नेता थे। कौन ये हैं हमारे फान बोई चाउ, ये हैं चाउ, और ये हैं फान बोई त्रिन, ये है फान बोई त्रिन। ठीक है, आप समझ सकते हैं। फान बोई चाउ वियतनामी परंपराओं के खत्म होने से बहुत दुखी थे। ये खुद कन्फ्यूशियस धर्म को मानते थे। कन्फ्यूशियस चाइना का धर्म है, ये उनको मानते थे।
इसीलिए इस बात से प्रभावित होकर फान बोईचाओ ने 1903 में रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना की, जिसको वियतनामी शब्द में क्या कहता है, दुई तान होई कहा था। इस पार्टी का गठन किया और उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन के प्रमुख नेता बन गए। इनकी पार्टी का नाम क्या था, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी। और इस पार्टी का गठन होने के बाद इस दल का अध्यक्ष न्यूगेन राजवंश के राजकुमार कुआंग दे को बना दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राजवंश के शासक भी फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का विरोध कर रहे थे। अलग अलग राजवंश के शासक आ गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुआंग दे जो एक राजवंश के राजकुमार थे। फान चू त्रिन ये दूसरे नेता हैं, ये वाले वियतनाम के राष्ट्रवादी नेता थे। ये फान बोईचाओ के विचार से असहमत थे। इनका मानना था कि हमको सिर्फ और सिर्फ उपनिवेशवाद को खत्म करने से कुछ नहीं होगा। ये मानते थे कि वियतनाम की स्वतंत्रता के लिए राजा से सहायता नहीं लेनी चाहिए, हम अपने दम पे सरकार बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो फान बोईचाओ ने किसकी मदद ली, न्यूगेन के सम्राट की मदद ली। लेकिन फान बोईत्रिन का मानना था कि इनको ऐसा कोई जरूरत नहीं है, इन्हें बस क्या करनी होगी, ये लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। तो फ्रांस के भी विरोध करते हुए भी वियतनाम में कुछ और लोग थे जो विरोध करना चाहते थे। जैसे ये राजाओं की मदद लेना चाहते थे, ये राजाओं की मदद नहीं लेना चाहते थे। इतना से समझ में आया। अब अगला टॉपिक शुरू होता है। अब जब आंदोलन शुरू ही हो चुके हैं वियतनाम में, तो अब हम आंदोलनों के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। जापान में शिक्षा प्राप्त करने वाले जितने भी छात्र जो गए थे, जो यहाँ से वियतनाम से जापान पढ़ने गए थे, वो सब फान चू त्रिन दूसरे वाले नेता, जो यहाँ पे नेता हम लोगों ने पढ़ा था, दूसरे वाले नेता के समर्थक बन गए। वो राष्ट्रवादी गतिविधियों में, वो पढ़ाई तो कर ही रहे थे, पढ़ाई के साथ साथ वहां की राष्ट्रवादी गतिविधियों में शामिल होना शुरू हो गए। वे फ्रांसीसियों को अपने देश से बाहर निकालकर वियतनाम को आजाद कराना चाहते थे और वियतनाम को उसके सम्राट को हटाकर उसके जगह न्यूगेन एक नया राजवंश था जिसके राजकुमार को गद्दी सौंपी गई थी। न्यूगेन राजवंश की घराने की पुनर्स्थापना करना चाहते थे। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को खत्म करने के लिए छात्रों ने बहुत ही मस्त संस्था रिस्टोरेशन सोसाइटी बनाई। रिस्टोरेशन का मतलब होता है फिर से गद्दी पर बिठाना। रिस्टोरेशन का मतलब होता है फिर से किसी चीज को लागू कराना। जैसे बल्ब टूट गया तो उसको रिस्टोर करा दिया जाता है। रिस्टोर मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है, आप लोगों को पता ही होगा। रिस्टोरेशन का मतलब होता है फिर से लागू कराना। वियतनाम में साम्यवाद और राष्ट्रवाद, अब ये टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये तो अभी हम लोगों ने देखा, जितने भी आंदोलन हुए छोटे छोटे एक दो लोग, थोड़े मोड़े लोग देख रहे थे। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको पूरा का पूरा ग्रुप चाहिए आंदोलन में शामिल होता हुआ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे वियतनाम में साम्यवाद या राष्ट्रवाद। 1930 के दशक में पूरे की पूरी दुनिया में महंगाई चल रही थी, पूरी दुनिया में महंगाई चल रही थी और इसीलिए उस वक्त राष्ट्रवाद का विकास कुछ ज्यादा ही होता है। जब महंगाई वगैरह होती है तो लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, तब लोग ज्यादा एक साथ आते हैं, इकट्ठा होते हैं और उस वक्त लोगों के अंदर देश की भावना ज्यादा जाग जाती है। तो उस वक्त चावल, रबर इत्यादि जितनी भी चीजें वियतनाम में होती थी उनका दाम गिर गया और जितने भी किसान थे वो बेचारे गरीब हो चले गए और उन लोगों को काम और रोजगार नहीं मिल रहा था। आंदोलन उग्र होने लगा। इस बात पर वो लोग विद्रोह कर दिए और वो लोग विद्रोह करके सामने आना शुरू कर दिए और धीरे धीरे आप लोगों को ये भी दिखने लगा कि ग्रामीण किसान ज्यादातर उग्र आंदोलनों में शामिल होने लगे। आंदोलन जब बहुत ही ज्यादा उग्र होने लगा तो फ्रांसीसी सरकार ने विद्रोही जनता पर गोलियां चलाई ताकि उसको कंट्रोल कर सके और जो भी जुलूस निकालते थे, अपना देख सकते हो, जो भी जुलूस निकाली गई थी यहाँ पर किसानों द्वारा, तो इन पर गोलियां चलवाई जाती थी नीचे से और ऊपर से हेलीकॉप्टर के जरिए, कई सारे हेलीकॉप्टर एक के पास एक उड़ रहे होते थे। हेलीकॉप्टर के जरिए क्या कराया जाता था, हेलीकॉप्टर के जरिए उन पर बॉम्ब गिराए जाने शुरू हो गए। इस बात की वजह से पूरा का पूरा इलाका बहुत ही ज्यादा बढ़ता चला गया। लोग इस घटना में मारे तो गए लेकिन इसकी वजह से आंदोलन की गति में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। थोड़ा देर के लिए ये धीमी हुई लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो आंदोलन पूरी तरीके से खत्म हो गया। अंदर ही अंदर आंदोलन बढ़ता रहा। जैसे हम लोग क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद कुछ लोग कम हो गए थे। जैसे रूस में क्या हुआ था, खूनी रविवार हुआ था, आंदोलन थोड़ी देर के लिए थम गया था लेकिन उसके बाद आंदोलन फिर से शुरू हुआ था। वैसे ही हमारे यहाँ पर भी आंदोलन फिर से शुरू होगा और इस बार आंदोलन जमीनी स्तर से शुरू हुआ।
इसी बीच वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम का एक नायक था जिसका नाम था न्यूगेन आई क्वोक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हो ची मिन्ह। ये बहुत ही बड़े, बोल सकते हैं बहुत ही महान नेता कहा जाता है इनको। इनको कहा जाता है ये वियतनाम के गांधी थे। ये बहुत ही महान नेता थे। इनके आने की वजह से वियतनाम से फ्रांसीसियों को निकाल दिया गया। वियतनाम जो एक इलाका था ना वियतनाम, उससे फ्रांसीसियों को निकाल दिया गया। हालांकि अभी हमने पढ़ा कि इंडो चाइना कोई एक देश नहीं है, हिंद चीन कोई एक देश नहीं है, ये कई सारे देशों से बना हुआ है। इसीलिए एक देश की आजादी मायने नहीं रख सकती है, हमें पूरे देशों को आजाद कराना होगा राष्ट्रवाद दिलाने के लिए। तो आगे के देशों के बारे में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है हो ची मिन्ह के बारे में। हो ची मिन्ह वियतनामी स्वतंत्रता संग्राम के बहुत ही महान नेता थे। इन्हीं के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया। तो चलिए, इनके आरंभिक जीवन के बारे में कोई जानकारी पता नहीं है, क्योंकि इनके शुरुआती जीवन, जैसे गांधी जी के बारे में बचपन के बारे में जानकारी जानते हैं ना, इनके बारे में कोई जानकारी पता नहीं है, क्योंकि ये अपनी जिंदगी की बातों को पब्लिक नहीं करते थे। इनका असली नाम बस पता है, इनका असली नाम था न्यूगेन आई क्वाक। न्यूगेन आई क्वाक। इनका जन्म वियतनाम के बीचों बीच हुआ था। हो ची मिन्ह ने पेरिस और मॉस्को दो जगहों पर शिक्षा हासिल की थी। पेरिस से इनको स्वतंत्रता संग्राम की शिक्षा मिली थी, मॉस्को से इनको समाजवाद की शिक्षा मिली थी। 1910 में ये कुछ समय के लिए शिक्षक बन गए थे और बच्चों को भी पढ़ाया था। 1911 में ये फ्रांसीसी जहाज पे भी नौकरी की थी। ये क्योंकि ये रूस में गए थे और मॉस्को रहकर आए थे 1905 से 10 के बीच में, तो इसीलिए इनके पास मार्क्सवादी विचारधारा की भी काफी अच्छी जानकारी थी। इनका ये मानना था कि वियतनाम को बिना लड़ाई लड़े आजादी नहीं मिल सकती है। इसीलिए 1917 में इन्होंने वियतनामी साम्यवादियों का एक दल बनाया। आप यहाँ पे देख सकते हैं साम्यवादी लिखा है, क्योंकि ये मार्क्सवाद के समर्थक थे और कार्ल मार्क्स की ही थ्योरी थी साम्यवाद। तो साम्यवादी का एक दल बनाया। बाद में हो ची मिन्ह ने लेनिन द्वारा स्थापित कॉमिंटर्न के भी सदस्य बन गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन पर 1917 के करीब करीब में रूस का पूरा प्रभाव था। रूस के साम्यवाद से ये पूरी तरीके से प्रभावित थे। इसीलिए तो लेनिन के द्वारा स्थापित किए गए कॉमिंटर्न, जो रूस का एक बहुत ही बड़ा दल था, उसमें भी शामिल हो गए। उन्होंने लेनिन और बड़े नेताओं के साथ भी मुलाकात की, ताकि ये क्या कर सके, ताकि ये यूनान के लिए, अपने वियतनाम के लिए सारी की सारी बातों को प्लान कर सके और उनके राष्ट्रवादी आंदोलनों से मदद लेकर अपने देश के राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे सके। यूरोप, थाईलैंड और चीन में इन्होंने अलग अलग जगह जाकर अलग अलग जगहों से ज्ञान हासिल किया और उसके बाद ये वियतनाम वापस आए 1943 में। 1943 में जब ये वापस आए तो इन्होंने अपना नाम बदलकर हो ची मिन्ह कर लिया। हो ची मिन्ह का मतलब होता है पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला। इन्होंने अलग अलग जगहों से जब ज्ञान हासिल कर लिया तो इन्होंने कहा कि ये वियतनाम को रास्ता दिखाएंगे और उसको क्रांति की ओर ले जाएंगे। साम्यवाद से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होने के कारण इन्होंने रूस में भी एक दल की स्थापना की, जिसका नाम था वियतनामी क्रांतिकारी दल। और वहां पर इनके समर्थक काफी ज्यादा शिक्षित हो गए। वहां पर इनको समर्थन मिलने के बाद, वहां पर इनको सैनिक शिक्षा मिलने के बाद ये वियतनाम में अपने सैनिक समूह को लेकर आए और अलग अलग और जितने भी छोटे छोटे समूह मौजूद थे उनको इकट्ठा करके वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी, एक बहुत ही बड़ी पार्टी की स्थापना की, जो शुरुआत में तो उग्र विचारों वाली पार्टी थी। उग्र विचार मतलब लड़ाकू पार्टी थी, लेकिन आगे जाने के बाद इसने शांतिपूर्ण तरीके से वियतनाम को चलाने की कोशिश की और बाद में इस पार्टी का नाम बदलकर इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। शुरुआत में इसका नाम क्या था? वियतनामी पार्टी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वियतनाम पर कार्य करती थी। लेकिन बाद में इसका अंश बढ़ते बढ़ते जब पूरे के पूरे इंडो चाइना पर आ गया तो इस दल का नाम बदलकर हो ची मिन्ह पार्टी कर दिया गया और इसी दल के अधीन में हो ची मिन्ह ने वियतनाम को स्वतंत्रता दिलाई और पूरे के पूरे वियतनाम को स्वतंत्र करा दिया। चलिए अब अपना आखिरी टॉपिक खत्म करते हैं, तो जिसका नाम है वियतनाम का युद्ध। वियतनाम का अंतिम युद्ध, और जिसमें राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। वियतनाम का दूसरा विश्व युद्ध के साथ वियतनाम का बहुत ही बड़ा संबंध है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था और फ्रांस में जर्मन स्थित जितनी भी सत्ता थी वो कायम हो गई थी।
एक संधि की वजह से हिंद चीन में फौज भेजने का मौका तो मिल गया, लेकिन 1940 में अब प्रॉब्लम ये हो गई, हिंद चीन वालों को प्रॉब्लम ये, देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया। अब फ्रांस खुद कहाँ पर राज कर रहा था? फ्रांस खुद वियतनाम पर राज कर रहा था, लेकिन वियतनाम के बदले जर्मनी ने उसको हरा दिया एक संधि के बदले। इसीलिए उसने संधि की किसके साथ? जापान के साथ एक संधि की, और संधि करके हिंद चीन में फौज भेज दी गई। 1940 में जापान ने हिंद चीन पर पूरा का पूरा अधिकार स्थापित कर लिया। हो ची मिन्ह पूरे देश भर के नेताओं के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्होंने कहा कि हमें अब एक नई नीति अपनानी पड़ेगी, पुरानी नीति नहीं सफल होगी। इसीलिए उन्होंने वियतनाम स्वतंत्रता लीग वियत मिन्ह की स्थापना की, और जितने भी किसान, व्यापारी, बुद्धिजीवी वर्ग थे, सबको लेकर छापामार युद्ध की नीति अपनानी शुरू कर दी। छापामार युद्ध, जिसको गोरिल्ला युद्ध भी कहता है, इसके अंतर्गत क्या किया था? इसके अंदर अचानक से किसी जगह पर हमला करके और भाग आया जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? गोरिल्ला युद्ध कहते हैं। पूरी ताकत के साथ किसी जगह पर अचानक हमला करे और भाग जाए तो इसको गोरिल्ला युद्ध कहते हैं। ये फ्रांसीसी और जापानी दोनों लोग इस युद्ध से परेशान हो गए, क्योंकि वियतमिन उसी देश के रहने वाले लोग थे, उनको उस देश की सारी खासियतों के बारे में पता था। लेकिन फ्रांसीसी और जापानी जो विदेशी थे, उनको उस देश की खासियतों के बारे में पता नहीं था। इसीलिए गोरिल्ला युद्ध में ये वियतनामी ज्यादा जल्दी दिए जाते थे। 1945 में वियतमिन जो पार्टी थी, इस पार्टी ने तोंगकीन, पूरा का पूरा एक देश था, तोंगकीन पर अधिकार कर लिया। और दूसरे विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर, दूसरा विश्व युद्ध चल ही रहा था उस वक्त, दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया, जो अमेरिका का सबसे बड़ा हवाई अड्डा था, बोल सकते हैं। ये समुद्र तटीय अड्डा था जहां पर अमेरिका के बहुत जहाज खड़े थे, लेकिन जापान ने उस पर अटैक कर दिया। इस पर अमेरिका जबरदस्ती विश्व युद्ध में शामिल हो गया। आपको पता है, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में बिल्कुल शामिल नहीं हुआ था। कहा जाता है कि 1945 तक विश्व युद्ध में अमेरिका का होना नहीं देखा जा सकता था, लेकिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, दो बड़े शहरों पर परमाणु बम गिरा है। यहाँ पे देख सकते हैं हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा। इसकी वजह से पूरे के पूरे शहर ही गायब हो गए मैप से, नक्शे से। इसकी वजह से जापान की शक्ति पूरी तरीके से कमजोर हो गई। जापान ने अपनी सेना हिंद चीन से हटा ली, और जापान और फ्रांस का संबंध कमजोर हो गया। कमजोर होने की वजह से जापानियों ने अन्नाम का शासन पुराने सम्राट को दे दिया। जो सम्राट का नाम क्या था? बाओदाई। पुराने सम्राट को दे दिया। ये बेचारे इतने कमजोर हो चुके थे कि ये साम्यवादी, यानी कि नए वियत मिन्ह के समर्थक लोगों का सामना नहीं कर पाए। देखिए, अब साम्यवाद का सिंबल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। साम्यवाद का सिंबल होता है लाल रंग और एक तारा। तो यहाँ पर वो लोग साम्यवाद का सामना नहीं कर पाए, और इसी की वजह से उन्होंने सम्राट का पोस्ट छोड़ दिया और छोड़कर चले गए। जिसके वजह से क्या हुआ? जिसके वजह से वियतनाम के जितने भी राष्ट्रवादी थे, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और उठाकर वियतनाम को आजाद घोषित करा लिया। इसकी वजह से वियतनाम की आजादी का तारीख क्या है? 2 सितंबर 1945 को वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा हो गई। वियतनाम की आजादी का वर्ष 2 सितंबर 1945 को आजादी करा दी गई। तो और वियतनाम की लोकतंत्र, और वियतनाम में उसके बाद किसकी स्थापना हुई? तो गणतंत्र की स्थापना हुई। और उसके बाद यहाँ के सरकार का मुख्य अतिथि किसे बनाया जाएगा? तो मुख्य जो होगा, सबसे ज्यादा समर्थन जिसने दिया होगा, वियतनाम की सरकार में सबसे ज्यादा समर्थन किसने दिया था? तो वियतनाम की सरकार में सबसे ज्यादा समर्थन हमारे हो ची मिन्ह या फिर न्युगेन वाइक्वाक ने दिया हुआ था। इसीलिए इनको वहां का प्रधान बना दिया गया, और वियतनाम इसके बाद आजाद हो गया। क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि हिंद चीन कोई एक देश नहीं था, हिंद चीन का 4 या 5 देशों के मिलने से बना था। तो अभी सिर्फ अपने क्या पढ़ा है? सिर्फ और सिर्फ एक देश के बारे में पढ़ा है। अभी हमारे 2 या 3 देशों के बारे में पढ़ना बाकी है। तो इसके लिए आपको वीडियो के अगले पार्ट में आना होगा। जल्दी से जल्दी आपका वीडियो का अगला पार्ट अपलोड किया जाएगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।